हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ओल्ड एज होम के बारे में बात करेंगे जो कि सोशल फार्मेसी का फील्ड विजिट का टॉपिक है, जिसके बारे में विस्तार से हम डिस्कस करेंगे आज। ओल्ड एज होम की ज़रूरत आज के ज़माने में क्यों पड़ जाती है और इंडिया में कितने ओल्ड एज होम हैं, क्या सुविधाएं हैं और किस किस प्रकार के लोग यहाँ आते हैं, इसके बारे में हम जानकारी आपको हम देंगे आगे। ठीक है, तो ओल्ड एज होम है क्या? Old age home is an institution to provide institutional care and service for senior citizens who are unable to stay with families। ऐसे सीनियर सिटीजन्स यानी कि 60 साल के ऊपर के लोग जो रिटायर हो गए हैं या फिर नहीं भी रिटायर हुए हैं, नौकरी में नहीं है या फिर किसी तरीके से लाचार हैं, अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, या फिर वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रह पा रहे हैं, या फैमिली में उनके कोई मेंबर है नहीं, या उनके स्पाउस नहीं है, तो उस केस में ओल्ड एज होम जैसे इंस्टीट्यूशंस काम आते हैं जो ऐसे बुजुर्ग लोगों की देखभाल करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, अभी हमारे पास 2022 का सेंसस नहीं है, अभी ये जल्दी ही 2022 का सेंसस आएगा। सेंसस यानी जनगणना, तो हर 10 साल में जनगणना होती है। तो पुरानी जनगणना के हिसाब से यानी 2011 की जनगणना के हिसाब से 104 मिलियन लोग इन इंडिया आर अबव द एज ऑफ 60, यानी कि 104 मिलियन लोग जो हैं वो 60 साल के ऊपर के हैं। एंड बाय द ईयर 2025 के बाद ये 80 मिलियन और जुड़ जाएंगे इसमें, यानी कि संख्या देखिए कितनी तेजी से बढ़ रही है। और इस समय कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो 2050 की हम बात करें, 2050 तक अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस प्रोविडेंट फंड, जो कि एल्डरलीज के बारे में हेल्प इंडिया के माध्यम से जो डेटा इकट्ठा करता है और जो इन चीज़ों की और एल्डरलीज की राइट, जो सीनियर सिटीजन्स की राइट्स के बारे में बात करता है, उनकी राइट्स की देखभाल करता है, उनके अकॉर्डिंग 2050 तक जो बुजुर्गों की संख्या है वो 15 साल की उम्र के बच्चों से भी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसा तब होता है जब आपके कंट्री में, आपके सिटी में मोर्टेलिटी रेट जो है कम होता है, मॉर्बिडिटी रेट कम होता है। मोर्टेलिटी रेट यानी कि मरने वालों की संख्या कम होती है और बीमारियों का बोझ कम होता है, वैक्सीन आ जाते हैं, यानी कि जब लोग स्वस्थ रहते हैं तो ज़्यादा जीते हैं तो जनसंख्या ऑब्वियसली बात है कि उस कैटेगरी के लोगों की बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मॉर्टेलिटी रेट जो है जब कम होता है तो लोग जीते ज़्यादा हैं। ठीक है, यानी कि अर्बनाइजेशन होता है, सरकार बहुत सारी सुविधाएं ले आती है, सरकार वैक्सीन नई लाती है, नई चीज़ें आती जाती हैं जो कि सुविधाएं बनाती जाती हैं, दवाइयों का इलाज निकलता चला जा रहा है। आज के ज़माने में किन चीज़ों का हमारे पास इलाज नहीं है, और जब हमारे पास इलाज होता है, हमारे पास सुविधाएं होती हैं तो हम बेहतर जीते हैं, लंबा जीते हैं। ठीक है, लेकिन लंबा जीने का भी एक नुकसान है कि एक एज के बाद शरीर काम नहीं करता है। ठीक है, और हमें कहीं ना कहीं सहारा चाहिए होता है। और आज के ज़माने में जो लिबरल सोसाइटी है, जो लोगों का सोचना है, उस हिसाब से बहुत ही मतभेद है। बहुत से लोग मतभेद के कारण जो है अपने माँ बाप से दूर रहते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं। बहुत से लोग पैसों की समस्याओं की वजह से वृद्धाश्रम छोड़ आते हैं। बहुत से लोग जो है ईगो या मतभेद होता है, या फिर बाहर रहते हैं, बाहर जॉब कर रहे हैं तो वो अपनी माँ बाप की देखभाल नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वृद्धाश्रम में उन्हें छोड़ आते हैं। कुछ लोग वॉलंटियरली अपने आप से वृद्धाश्रम में चले जाते हैं क्योंकि वो अपनी ओल्ड एज होम में जिम्मेदारियों से मुक्त होना चाहते हैं, वो अकेले रहना चाहते हैं। बहुत सारे रीजंस होते हैं। ठीक है, तो आगे क्या लिखा है? विद इम्प्रूव्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट इट इज एस्टिमेटेड दैट एज मेनी एज 8 मिलियन पीपल अबव द एज ऑफ 80 इन इंडिया, यानी कि 8 मिलियन से ज्यादा लोग जो हैं इस समय 80 साल के ऊपर हैं। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि अब जो है लोगों की जो उम्र है, जो उम्र की एक दायरा है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि अब लोग ज़्यादा जी रहे हैं, उस हिसाब से ज़्यादा जी रहे हैं तो लोग 80 साल जी रहे हैं। तो इस समय 8 मिलियन लोग इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 80 साल के ऊपर के हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? ठीक है, एल्डरली केयर होम की जो संख्या है क्यों बढ़ रही है?
चेंजिंग फैमिली वैल्यूज बदल रहे हैं। पहले क्या होता था कि पहले लोग एक साथ कंबाइंड फैमिली में, जॉइंट फैमिली में रहते थे। जॉइंट फैमिली में बुजुर्ग भी रहते थे, बुजुर्गों का अपना एक रोल होता था, बड़ों का अपना एक रोल होता था, बच्चों का अपना एक रोल होता था। पहले की मॉरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू अलग होती थी, बड़ों का आदर होता था। तो फैमिलीज वैल्यू बदल रही हैं, लोग अलग रहना चाहते हैं, शादी के बाद अलग रहना चाहते हैं। अलग रहते हैं तो माँ बाप अकेले रह जाते हैं, और अकेले रहने में ऐसी में समस्या आती है कि उन्हें आराम से जीने के लिए उन्हें किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में वृद्धाश्रम की जरूरत पड़ती है। इंक्रीज ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस। यहाँ पर क्या है कि जैसे आजकल औरतें भी बाहर काम कर रही हैं। पहले क्या था कि एक सोसाइटी का एक नियम बना हुआ था कि आदमी काम करेंगे, औरतें घर में देखभाल करेंगी। तो उस समय घर में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए कोई ना कोई रहता था। इस समय इस महंगाई इतनी है, काम का प्रेशर इतना है कि अगर आप दोनों काम नहीं करते हैं तो आप उस महंगाई में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इस वजह से औरत और आदमी दोनों को काम करना पड़ रहा है। तो घर में बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, तो मजबूरन जो है हमें वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है अपने माँ बाप की देखभाल के लिए। इकोनॉमिक कंपल्शन ऑफ द चिल्ड्रन। इकोनॉमिक कंपल्शन का मतलब है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम बुजुर्ग को एक तरीके से बोझ समझते हैं, क्योंकि वो कुछ कर नहीं पाते। बुजुर्ग अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वो एक तरीके से आपको उनके ऊपर खर्च करना पड़ रहा है। तो पैसा खर्चा हो रहा है, लोग ज्यादा हैं, कमाई कम है, उस केस में भी जो लोग होते हैं वो अपने माँ बाप को बोझ समझने लगते हैं और वृद्धाश्रम छोड़ देते हैं। नेग्लेक्टेड एंड अब्यूज बाय फैमिली मेंबर्स। बहुत सारे लोगों में जहां पर फैमिली वैल्यूज अच्छी नहीं होती हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं और उतनी समझ, अपने बड़ों के प्रति आदर नहीं होता है, तो उस केस में बहुत सारी फैमिली में जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो घरेलू हिंसा का शिकार हो जाते हैं। घरेलू हिंसा का शिकार होने की वजह से वो मजबूरी में जो है अपना घर छोड़ देते हैं और वृद्धाश्रम का सहारा लेना पड़ता है। ठीक है। हैव कॉज द एल्डरली हु आर गोइंग टू एडमिटेड एंड ज्वाइन इन द, ये सारी जो ऊपर हमने बात करी गई समस्याएं हैं, इनकी वजह से जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो वृद्धाश्रम में जीने के लिए मजबूर होते हैं, वृद्धाश्रम का सहारा लेते हैं ताकि वो बची कुची लाइफ जो है अपनी आराम से बिता सकें। ठीक है। होम्स फॉर द एज मे बी आइडियल फॉर द एल्डरली हु आर अलोन, फेस हेल्थ प्रॉब्लम्स, डिप्रेशन एंड लोनलीनेस एंड अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो ये जो वृद्धाश्रम होते हैं ये कहीं ना कहीं प्राइवेट हैं, चाहे गवर्नमेंट संस्थान है, गवर्नमेंट एडेड संस्थान है, जो प्राइवेट एनजीओ चला रहे हैं लोग, ये चैरिटेबल ट्रस्ट हैं, पेड अनपेड संस्थाएं होती हैं। ये ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छी होती हैं जो अकेले रह रहे हैं, जो पैसों की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो डिप्रेशन में हैं। अकेले रहने से तो बेहतर है कि आप अपने जैसे लोगों के साथ एक साथ इकट्ठा रहें, जो अकेलापन का शिकार हैं, जिनके पास समस्याएं हैं, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकती, अपने आप से उठ के खाना नहीं खा सकते, पानी नहीं पी सकते। ऐसे लोगों के लिए ये सारी जो संस्थाएं होती हैं ओल्ड एज होम वाली, ये बहुत ही ज्यादा मददगार होती हैं। ठीक है। तो ओरिजिन की बात कर लेते हैं। कहा जाता है कि जो इंडिया में जो ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज से उठाया गया है। ठीक है। तो हाउ ओरिजिन ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया, हाउ एंड व्हेन द ओल्ड एज होम्स आर ओरिजिनेटेड इन इंडिया। ठीक है। ओल्ड एज होम इज अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट स्टिल अनफेमिलियर इन इंडिया, मीन सेग्रीगेशन ऑफ ओल्ड अमंग देयर पीयर्स। यानी कि वेस्टर्न कंट्रीज में क्या होता है कि जब माँ बाप बुजुर्ग हो जाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं कि लोग डिवीजन कर लेते हैं कि आप मदर को आप रखेंगे, फादर को आप रखेंगे, ताकि सारी फैमिलीज पे बर्डन ना पड़े। इंडिया में कॉन्सेप्ट क्या होता है अक्सर कि इंडिया में वृद्धाश्रम में छोड़ने का जो है कॉन्सेप्ट नहीं है मोस्टली। तो अक्सर क्या होता है कि फैमिली का जो सबसे बड़ा बच्चा होता है, सबसे एल्डरली होता है, उसके हिस्से में माँ बाप आ जाते हैं और बाकी लोग फ्री होते हैं। तो वहां पर ये जो कॉन्सेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्री से उठाया गया है। लेकिन इंडिया में वृद्धाश्रम पहले इतने नहीं थे जितने अब बनने लगे हैं, अब बढ़ने लगे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों की कल्चरल वैल्यूज और सेंटिमेंटल वैल्यूज, मॉरल वैल्यूज चेंज हो रही हैं अपने बुजुर्गों को लेके या फिर सोसाइटी को लेके, या फिर ये कहिए इकोनॉमिक फाइनेंशियल रीजन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ठीक है। तो ओल्ड एज होम्स आर प्रोवाइडिंग केयर फॉर दोज एज पर्सन्स हु हैव नो रिलेशन टू सपोर्ट देम। बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनके पास कोई रिलेशन नहीं होता है, या फिर किसी आपदा में वो अकेले रह गए होते हैं, या उनके फैमिली का कोई मेंबर नहीं बचा होता है, तो अकेले लोगों को सपोर्ट करता है बचे कुचा उनका जीवन जीने में। पर्सन विद फैमिली शुड एज फार एज पॉसिबल एनकरेज टू स्टे विद देम।
कहा जाता है कि आप जो है अपने फैमिली के साथ रहें, या फैमिली वालों को कोशिश करा जाए कि बुजुर्ग लोग अपनी फैमिली के साथ रहें, क्योंकि फैमिली जो देखभाल कर सकती है वो ओल्ड एज होम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ओल्ड एज होम में आपकी जान पहचान का कोई नहीं होता है, अनजान लोग होते हैं। और एक उम्र के बाद कहा जाता है कि आप अपनी फैमिली के साथ रहें, अपनी जान पहचान में परिचित में रहें, तो आप स्वस्थ और अच्छे रहते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल केयर शुड देयरफॉर ओनली बी प्रोवाइडेड टू पुअर एंड डिस्टिट्यूट ओल्डर पॉपुलेशन। तो ये जो वृद्धाश्रम होते हैं ये मोस्टली उन लोगों के लिए होते हैं जो गरीब होते हैं। डिस्टिट्यूट यानी कि वो लोग जिनके पास खाने पीने को रहने को पैसा नहीं है, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसी पॉपुलेशन के लिए जो है इंस्टीट्यूशनल केयर्स जो होते हैं, एल्डरली होम्स या वृद्धाश्रम खोले जाते हैं। ठीक है। इंडिया हैज ओनली 96 ओल्ड एज होम बिफोर 1950। 1950 से पहले इंडिया में सिर्फ 96 ओल्ड एज होम थे, एंड 94 वर एडेड इन नेक्स्ट 2 डेकेड्स, यानी कि बाद में दो शतक में, ठीक है, 2 डेकेड्स में, यानी कि 20 साल के अंदर यहाँ पर 94 और ऐड हो गए, यानी कि अप टू 1970 तक ये नंबर जो है, इसमें 96 में 94 और ऐड हो गया। और इस समय करंट की बात कर लें तो इस समय 1274 इंस्टीट्यूशन यानी कि वृद्धाश्रम खुल चुके हैं, जिसमें से 641 ओल्ड एज होम आर लोकेटेड इन साउथ जोन, यानी कि तमिलनाडु, केरला, आंध्रा, ये जो रीजन है साउथ जोन में इस समय सिर्फ और सिर्फ 641 ओल्ड एज होम जो है, यानी कि जितने हैं उनमें से आधे ओल्ड एज होम तो तमिलनाडु एरिया में है, साउथ स्टेट्स में है। तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 251 होम्स, द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ओल्ड एज होम अकाउंटिंग, जिसमें साउथ जोन में, जिसमें से तमिलनाडु में 251 ओल्ड एज होम्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अकॉर्डिंग टू द हेल्प एज इंडिया, हेल्प एज इंडिया एक संस्था है जिसने 2009 के तहत ये बताया कि 251 ओल्ड एज होम सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु रीजन में है। More than 60% of old age home in India are charitable type meant for the destitute and very old people. Charitable type trust क्या होते हैं कि जैसे बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो स्वयं या स्वतः जो है कंट्रीब्यूट करके लोगों की मदद के द्वारा फंड्स इकट्ठा करके एक चैरिटेबल ट्रस्ट खोला जाता है, जिसमें लोग वॉलेंटियरली जो हैं, जो अपनी सुविधा से, अपनी इच्छा से या थोड़ी बहुत सरकार की मदद से जो है इन चीज़ों को प्राइवेटली चलाते हैं। ठीक है। अबाउट 20% ऑफ देम आर ऑफ द पे एंड स्टे टाइप एंड अनदर 20% आर मिक्स टाइप। यहाँ पर क्या है कि इसमें से 60% है, 60% ओल्ड एज होम जो है जो चैरिटेबल टाइप है। ठीक है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया, और अबाउट 20% ऑफ देम आर ऑफ पे एंड स्टे टाइप। पे एंड स्टे यानी कि बहुत सारे एल्डरली होम्स ऐसे होते हैं जहां पर आप अपनी सुविधा से पैसा देकर रह सकते हैं। पैसा देकर यानी कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, जिनके पास पैसा बहुत होता है, बच्चे बाहर रहते हैं, अब्रॉड में रहते हैं, या साथ में रहना नहीं चाहते हैं, या फिर मतभेद होते हैं, विचारों में मिलन नहीं होता है, तो ये लोग क्या करते हैं कि ये अपने बच्चों पर निर्भर ना रह के अपनी जो है जमा पूंजी के सहारे अपना जीवन काटते हैं और ओल्ड एज होम में जाके रहते हैं और अपने ऊपर अपने आत्मनिर्भर तौर से रहते हैं। ठीक है। और बाकी जो 20% जो बचता है उसमें मिक्स्ड टाइप है, यानी कि बहुत से चैरिटेबल ट्रस्ट या बहुत सारे ओल्ड एज होम ऐसे भी होते हैं जो फ्री भी होते हैं और पैसा दे के भी रह सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जिनके पास पैसा बहुत होता है लेकिन वो वृद्धाश्रम में रह रहे होते हैं, तो जब वो अपनी देखभाल करते हैं तो साथ साथ दूसरे की भी मदद कर देते हैं। ठीक है। तो अबव 50% ऑफ द ओल्ड एज होम्स वर एक्सक्लूसिवली बीन रन फॉर द ओल्डर वुमेन। अच्छा, ओल्डर वुमेन की बात कर लें, इसमें से जितने भी जो ओल्ड एज होम की हमने बात करी है, ठीक है, 60% तो चैरिटेबल टाइप है, 20% पे एंड स्टे टाइप है, उसके बाद 20% मिक्स्ड है, जिनमें से इन पूरे में से जो 50% की जो संख्या है वो ओल्डर वुमेन्स के लिए है। देखिए, इंडिया में ये कॉन्सेप्ट रहा है पहले भी, अभी जब जनरेशन में चेंजेस आ रहे हैं तो औरत आदमी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन पहले के केस में क्या होता था कि औरतें नहीं कमा रही हैं, औरतें घर देख रही हैं और आदमी घर चला रहे हैं। उस केस में जब औरतें जब बूढ़ी होती हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाती हैं अपने परिवार पे या अपने बड़े लड़के पे या घर में किसी ना किसी पे निर्भर हो जाती है, क्योंकि उन्हें कमाने का साधन आता नहीं है या उनकी कोई पेंशन होती नहीं है, और अगर हस्बैंड नहीं है या विडो है तो उस केस में तो और भी ज्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है।
तो उस केस में उनको जो है अपने बच्चों पर निर्भर रहना होता है। और अगर बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, क्योंकि ये जो सोच विचार जो आते हैं कहीं ना कहीं अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ देने की, ये अनपढ़ता की वजह से आते हैं। अपने माँ बाप की वैल्यू नहीं करना, ये सब चीजें आपको अनएजुकेशन से आती है, या अनएजुकेशन भी नहीं भी कह सकते हैं। कहीं ना कहीं हम विचारों में जो आजकल बदलाव आ रहे हैं, संसार में जो बदलाव आ रहे हैं, लोग प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा हैं, इमोशनल कम है और फैमिली वैल्यूज बहुत नहीं है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं वृद्धाश्रम। तो उसमें कम से कम 50% सिर्फ और सिर्फ वृद्ध औरतें हैं। ठीक है। स्टेट्स इन इंडिया सच एज दिल्ली, केरला, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल हैव डेवलप्ड क्वालिटी ओल्ड एज होम। ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर जो ओल्ड एज होम्स हैं ये बहुत अच्छे बने हैं, बहुत सुविधाओं वाले बनाए गए हैं और क्वालिटी और अच्छे टाइप के ओल्ड एज होम बनाए गए हैं। मोस्ट ऑफ देम ऑफर फ्री अकोमोडेशन, some home works on payment basis depending on the type and quality of service offered। बहुत सारे जो ओल्ड एजेस होम हैं इन स्टेट्स में बहुत अच्छे बनाए गए हैं, बहुत सारे फ्री भी हैं और बहुत सारे ऐसे हैं कि आप पे करके रहिए अच्छी सर्विसेज, जितना बेटर आप सर्विसेज चाहते हैं आप उतना अमाउंट पे कर सकते हैं, अपने हिसाब से सुविधाएं उठा सकते हैं। ओल्ड एज होम में मेडिकल फैसिलिटी होती है, नर्सिंग फैसिलिटी होती है, डेंटल फैसिलिटी होती है, ऑप्टिक फैसिलिटी होती है, मेडिटेशन सेंटर्स होते हैं, मेस होता है, लाइब्रेरीज होती हैं, मतलब और आउटडोर इंडोर गेम्स होते हैं, काउंसलिंग के लिए डॉक्टर्स रखे जाते हैं, डिप्रेशन से जूझ रहे जो लोग होते हैं उनके लिए भी सेंटर्स होते हैं, टाइम टाइम से काउंसलिंग होती है, टाइम टाइम से हेल्थ चेकअप होता है। बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी जो है ओल्ड एज होम्स भी ऐसे स्टेट्स में आपको मिलेंगे। Apart from food, shelter and medical benefits, old age home also provide yoga classes for senior citizens। जैसे कि हमने बात करी कि योगा क्लासेस भी प्रोवाइड करी जाती हैं ओल्ड एज होम्स में। Old age homes also provide access to telephone and other forms of communication so that residents may keep in touch with their loved ones and family members or others। बहुत सारे ओल्ड एज होम्स में क्या होता है कि योगा क्लासेस होती हैं, मेडिटेशन क्लासेस होते हैं और पूजा घर भी होता है, भक्ति भजन भी कराया जाता है, स्पिरिचुअल भी रखा जाता है ताकि वो लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और डिप्रेशन जैसी चीज़ें उन लोगों के मन में ना हो। और टेलीफोन जैसी सुविधाएं होती हैं ताकि टाइम टाइम से जो है वो अपने फैमिली मेम्बर से बातचीत करते रहे, कम्युनिकेट करते रहे, अपने फैमिली मेम्बर्स के टच में रहें। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ओल्ड एज होम में जो लोग आते हैं वो परिवार वालों से न मिलने की वजह से बहुत अकेला महसूस करते हैं। सम ओल्ड एज होम्स हैव डे केयर सेंटर्स, दीज सेंटर्स टेक केयर ऑफ सीनियर सिटीजन्स ड्यूरिंग द डे। यहाँ पर जैसे ये समझ लीजिए बच्चों की क्रेच के जैसा है, जैसे बहुत सारे वर्किंग पेरेंट्स होते हैं जो दिन में अपने बच्चों को क्रेच में छोड़ के जाते हैं और फिर शाम को ले जाते हैं और दिन में वो अपना जॉब करते हैं, शाम को बच्चों को ले जाते हैं, सुबह छोड़ते हैं। इस तरीके से ओल्ड एज डे केयर सेंटर्स भी होते हैं जहाँ पर आप अपने माँ बाप को दिन में कुछ वक्त के लिए छोड़ सकते हैं दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर, जहाँ आप पे करके उन्हें पे करते हैं उनकी देखभाल के लिए, और आप अपना जॉब करते हैं और आप लौटते टाइम जो है उन्हें वापस अपने साथ लेके जा सकते हैं। ऐसे डे केयर सेंटर्स भी होते हैं, ऐसे ओल्ड एज होम्स भी होते हैं। In keeping with the culture and religious tradition prevalence in India, there are separate old age homes for male and females, while some old age homes are meant for poor, aged and destitute। और क्योंकि इंडिया की जो कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशंस बहुत डिफरेंट हैं और उसके चलते तहत औरतों का ओल्ड एज होम अलग बनाया जाता है और आदमियों का ओल्ड एज होम, बुजुर्ग आदमियों का ओल्ड एज होम अलग बनाया जाता है, गरीबों के लिए अलग होता है ओल्ड एज होम। और कुछ लोगों को कुछ ओल्ड एज होम्स जो होते हैं दोनों ही होते हैं, आदमी और तो दोनों के लिए होते हैं। ठीक है। Other concentrate on sick and handicapped। 3/4 of the old age homes are run by Christian missionaries and they offer free accommodation as against 1/4 of secular organization। ठीक है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हैंडीकैप्ड लोगों के लिए, जो कि किसी तरीके से अपंग हैं, अपने सहारे से जिंदगी नहीं काट सकते, अपने पैरों पर चल नहीं, वो हमेशा निर्भर रहते हैं, तो उनके लिए अलग ओल्ड एज होम्स हैं। और क्रिश्चियंस मिशनरीज जो हैं उन्होंने भी बहुत सारे ओल्ड एज होम्स खोले हैं। सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो बिना किसी रिलीजियस बिलीफ पे डिपेंडेंट होके सबकी मदद करते हैं। ऐसे सेक्युलर ऑर्गेनाइजेशंस भी होते हैं जो ओल्ड एज होम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एल्डरलीज को मदद होती है। टाइप्स ऑफ ओल्ड एज होम इन इंडिया।
अब हम बात कर लेते हैं कि इंडिया में किस किस तरीके के ओल्ड एज होम आपको मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ पेमेंट, यानी कि आप पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके हिसाब से कितने टाइप के ओल्ड एज होम होते हैं। पहला है अनपेड और फ्री ऑफ कॉस्ट, यहाँ पर आपको कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है। मोर देन 60% ऑफ द ओल्ड एज होम आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ चैरिटी एंड फिलैंथ्रोपी। चैरिटी यानी कि दान पुण्य और फिलैंथ्रोपी यानी कि मदद की भावना, हमारे अंदर एक मदद की भावना है, हमें किसी का उपकार करना है, भला करना है, इसे हम फिलैंथ्रोपी कहते हैं। तो इस बेसिस पे लोग जो है चैरिटेबल ट्रस्ट खोलते हैं और ताकि जो है गरीबों की सहायता कर सकें अपनी इच्छा से। जो लोग ज्यादा कमा रहे हैं या फिर जो लोग नहीं भी ज्यादा कमा रहे हैं, जिन लोग के अंदर दया भावना समर्पण की भावना है, वो लोग अपने आप ऐसे जो संस्थाएं होती हैं वहां पर पेमेंट करते हैं। तो वो उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसा नहीं है अपनी देखभाल करने के लिए, ये उनके लिए है, ठीक है। तो इनकी जो संख्या है 60% तक है। फ्री टाइप विच इज मेनली फॉर इम्पावरिश्ड ओल्ड पर्सन हु हैव नोबडी टू लुक आफ्टर, ये ऐसे लोगों के लिए होता है जिनके पीछे देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, जिनके ऊपर पैसा खर्च करने के लिए कोई नहीं है, ऐसे लोगों के लिए संस्था होती है फ्री सर्विस वाली। दे आर सर्व्ड विद फूड, शेल्टर, मेडिकल केयर, सब सारी सुविधाएं उनको प्रोवाइड कर जाती है, रहने के लिए जगह, खाने के लिए खाना और दवाइयाँ वगैरह, मेडिकल सर्विसेज। दूसरा पेड टाइप होता है पेड और पे एंड स्टे, यानी कि आप पैसा दे के रहें। ये इनकी संख्या 20% तक है। 20% ऑफ देम आर पे एंड पे स्टे टाइप, अनदर 20% आर मिक्स्ड, यानी कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें आप डायरेक्टली पे करके रह सकते हैं। पेड वाले जो होते हैं वो उन लोगों के लिए है जो मिडिल क्लास हैं या कमा रहे हैं, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ कमाया है और कमाने के बाद उन्होंने एक जमा पूंजी अपने पास जोड़ के रखी है, जिसके सहारे से वो अपना जीवन आराम से काट सकते हैं। तो वो पेड टाइप की एल्डरली होम्स में रह सकते हैं। बाकी जो होते हैं वो पेड और मिक्स दोनों होते हैं, यानी कि ऐसे भी लोग हैं जो नहीं पे कर पा रहे वो भी रह रहे हैं, ऐसे भी लोग हैं जो पे करके रह सकते हैं वो भी हैं। ओल्ड एज होम इज बेस्ड ऑन पेमेंट विच इज नोन एज पेड होम और रिटायरमेंट होम। पेड होम्स की हमने बात कर ली। रिटायरमेंट होम्स वो होते हैं, इसमें गाइज आपको मैं बताना चाहूंगी, रिटायरमेंट होम ऐसे भी होते हैं कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी पूरी जीवन भर कमाते हैं और रिटायरमेंट पर कहीं किसी एरिया में या कंट्री के आउटस्कर्ट्स में अपना एक घर ले लेते हैं और फिर वहां पर अपनी बची कुची जिंदगी जो है आराम से बिताना चाहते हैं। तो ऐसे में जो बिल्डर्स वगैरह जो हैं इस तरीके के ओल्ड एज होम्स आपको रेडीमेड बना कर देते हैं, बट क्योंकि अब ज़मीनें वगैरह महंगी हो रही हैं तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे कहीं ना कहीं खत्म हो रहा है। इन दीज होम्स ऑल फैसिलिटीज विल बी प्रोवाइडेड इफ पेड फॉर। देखिए ये जो रिटायरमेंट होम होते हैं ये स्पेसिफिकली एल्डरलीज के लिए इसलिए बनाए जाते हैं ताकि ऐसी सुविधा या ऐसी जगह पर उन्हें अपना घर मिल पाए जहां पर आप ये कह सकते हैं कि नर्सिंग होम पास है, ग्रोसरी पास है, किसी भी तरीके की सुविधा उनके पास है और बहुत सारी चीज़ें, और जिस एरिया में वो रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में वो रह रहे हैं वहाँ पर सिक्योरिटी बहुत अच्छी है, उनको अपनी जान का कोई खतरा नहीं है, चोरी का खतरा नहीं है। इस तरीके के रिटायरमेंट होम्स उनकी सुविधा के लिए बनाए जाते हैं ताकि अपनी ओल्ड एज में उनको आराम जो है भरपूर आराम मिले और टेंशन ना हो, ठीक है। This is meant for economically sound people, especially for the retired people, middle class and rich class of aging population. ये जो पेड होम्स है, रिटायरमेंट होम्स हैं, ये उन लोगों के लिए हैं जो इकोनॉमिकली साउंड हैं, जिनके पास पैसा अच्छा है अपनी ओल्ड एज में भी, या मिडिल क्लास लोग हैं या बहुत अमीर लोग हैं। ये रिच पॉपुलेशन के लिए ऑप्शन है कि वो पे करके रह सकते हैं, रिटायरमेंट होम रह सकते हैं। ये रिटायरमेंट कम्युनिटी या सोसाइटी, जो रिटायरमेंट होम्स या रिटायरमेंट कॉलोनीज या कम्युनिटीज होती हैं, ये कहीं ना कहीं बिल्डर्स और हॉस्पिटल्स के साथ कोलैबोरेशन में बनती है। बिल्डर्स और हॉस्पिटल साथ में कोलैबोरेट करके इस तरीके के ओल्ड एज होम्स या बिल्डिंग्स बना लेते हैं जहाँ पर नर्सिंग होम भी है, क्योंकि जो ओल्ड एज बुजुर्ग लोग होते हैं उन लोगों को बहुत जल्दी बीमारी हो जाती है या बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है। तो इस तरह की कोई भी सडनली समस्या आ जाए या कार्डियक अरेस्ट हो जाए या फिर कोई ना कोई दिक्कत आ जाए तो आपके पास ये सारी सुविधा 24/7 इमीडिएटली आपके आसपास अवेलेबल रहेंगी। अब दूसरा है अकॉर्डिंग टू सेक्टर एंड मैनेजमेंट। सेक्टर और मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग किस टाइप के ओल्ड एज होम होते हैं, यानी कि जैसे प्राइवेट संस्था है या गवर्नमेंट संस्था है, ठीक है। पहला है होम रन बाय गवर्नमेंट। बहुत सारे ऐसे हैं जो
गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 14 प्रोवाइडेड। आर्टिकल 14 जो है जो आपकी राइट्स की रक्षा करता है, जैसे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन, राइट टू पब्लिक असिस्टेंट, ओल्ड बुजुर्गों की रक्षा, जो है बीमार लोग हैं उनकी रक्षा, उनके हक की रक्षा, जो डिसेबल्ड हैं, जो विकलांग हैं उनकी रक्षा, अदर केस ऑफ अनडिजर्व्ड वांट्स, यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बचपन से जो है निर्भर पैदा हुए हैं, अपने ऊपर निर्भर नहीं रह सकते हैं, तो उन लोगों के हक के लिए जो है आर्टिकल 14 बनाया गया है। इस आर्टिकल 14 के तहत सेक्शन 19 में, जिसमें मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 के अंडर चैप्टर 3 के अंदर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट हर स्टेट में एक ओल्ड एज होम बनाने की बात करती है। ठीक है, गवर्नमेंट हैज टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एटलीस्ट वन ओल्ड एज होम इन ईच डिस्ट्रिक्ट। हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक ओल्ड एज होम सरकार के द्वारा जो है बनाने का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा क्या है, ये तो अब बात हो गई वो वाले एल्डरली होम्स की, उन एल्डरली होम्स की जो कि सरकार चला रही है, और दूसरे होते हैं जो सरकार के द्वारा नहीं चलाए जाते हैं, जो वॉलंटरली चलाए जाते हैं या फिर सरकार उन्हें थोड़ी बहुत मदद प्रोवाइड करती है, इन्हें हम एनजीओज के तौर पे बोल सकते हैं। तो नेशनल पॉलिसी ऑन ओल्डर पर्सन NPOP 1999 के तहत वॉलंटरी नॉन और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं कैन बी प्रोवाइडेड बाय द फैमिली। इसमें वॉलंटरली लोग ओल्ड एज होम खुद भी जो है बना सकते हैं अगर वो सक्षम हैं, और उन ऐसे ओल्ड एज होम्स को गवर्नमेंट जो है मदद भी करती है। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट आर प्रोवाइडिंग ग्रांट्स इन एड यानी कि वो आपके काम के ऊपर आपकी मदद करने के लिए, आपको वॉलंटरली ओल्ड एज होम चलाने के लिए, सीनियर सिटीजन्स की देखभाल के लिए वो आपको फंडिंग भी करती है, और ऐसे एनजीओज जो है गवर्नमेंट द्वारा जो है फंड किए जाते हैं। मोर देन 443 ओल्ड एज होम्स एंड द डे केयर सेंटर इन इंडिया हैव रिसीव्ड ग्रांट्स फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि 443 ओल्ड एज होम्स इंडिया में इतने हैं जो कि सरकार द्वारा जो है फंड किए जा रहे हैं बुजुर्गों की देखभाल के लिए। तो तीसरा आ जाता है अकॉर्डिंग टू सर्विस रेंडर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, जैसे कि इंडिपेंडेंट लिविंग होम वो होते हैं अकॉर्डिंग टू सर्विस रेंडर्ड बाय द इंस्टीट्यूशन। इंडिपेंडेंट लिविंग होम वो होते हैं कि जैसे आप सेपरेट अपना घर खरीद सकते हैं रिटायरमेंट पर, ऐसा घर जो सेपरेट हो, नर्सिंग होम वहाँ पर पास हो, हॉस्पिटल पास हो, और एम्बुलेंस की सुविधा हो, इस तरीके के इंडिपेंडेंट होम्स होते हैं। सीनियर सिटीजन कम्युनिटी जिसकी हमने बात करी थी, जो कि हॉस्पिटल और बिल्डर्स के साथ कोलैबोरेट करके बनाई जाती है ताकि सीनियर्स लोग उस सोसाइटी में आराम से अपनी बची कुची लाइफ जी सकें। और जब लोग इस तरीके की सोसाइटी में जो है जीना आसान भी हो जाता है, क्योंकि अपने जैसे लोग, अपनी जैसी समस्याओं वाले लोग, या फिर एक तरीके के जो है लोग क्या करते हैं, साथ में रहते हैं, तो फिर उनकी एक लाइफस्टाइल अलग होती है। वो लोग सुबह उठते हैं, मेडिटेशन करते हैं, योगा करते हैं और बातचीत करते हैं, उनकी अपनी तरीके की मॉर्निंग वॉक्स करते हैं, उनकी अपनी एक्टिविटीज होती है। असिस्टेड लिविंग होम, न्यूअर कॉन्सेप्ट इन इंडिया। असिस्टेड लिविंग होम क्या होता है कि जैसे कि आप ऐसे होम्स में एंटर कर सकते हैं जहां पर एक नर्सिंग केयर है, डॉक्टर मौजूद है, कुक मौजूद है, साफ सफाई करने वाला मौजूद है, आपके लिए हमेशा एक पर्सनल असिस्टेंट की तरह कोई ना कोई आपके साथ रहेगा। ये एक तरीके के पेड प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होते हैं जहां पर लोग अपने माँ बाप को रखाते हैं, या फिर लोग वॉलंटियरली जाके रहते हैं जो अपनी देखभाल या अपने ऊपर पैसा खुद खर्च कर सकते हैं। स्किल्ड नर्सिंग सेंटर्स और फिजियोथेरेपी सेंटर्स, बहुत सारे नर्सिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जहाँ पर एल्डरली होम्स जो हैं साथ में चल रहा होता है, और फिर जहाँ पर फिजियोथेरेपी सेंटर्स होते हैं जहाँ पर बुजुर्गों की देखभाल होती है, हैंडीकैप्ड लोगों की देखभाल होती है। अब बात कर लेते हैं गाइस रीजंस। क्या ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से ओल्ड एज होम्स की जरूरत पड़ती है या लोगों को ओल्ड एज होम में रहने की जरूरत पड़ जाती है? मेजर रीजंस क्या क्या हैं? पॉवर्टी एंड लैक ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ज्यादातर जो मेजर रीजन है कि लोगों के पास पैसा नहीं है या फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। ओल्ड एज में आप कमा नहीं सकते, आपका शरीर साथ नहीं देता, तो आपको अपने बच्चों पर या अपने रिलेटिव्स पर निर्भर रहना होता है। रिलेटिव्स बहुत अच्छे नहीं होते हैं तो आपको मजबूरी में ओल्ड एज होम में सहारा लेना पड़ता है।
ऐसे nobody to take care of him or her। बहुत सारे फैमिली ऐसी होती है जहां पर आप बिल्कुल अकेले हो जाते हैं, आपका कोई भी नहीं होता है, तो आपको उस समय ओल्ड एज होम का सहारा लेना पड़ता है। और लोनलीनेस एंड बोर्डम, ये वो लोनलीनेस एंड बोर्डम तब आती है जब बहुत सारे बच्चे जो हैं कमाने के लिए दूसरे सिटी में रह रहे हैं और माँ बाप अपनी अपनी जड़ों को जो है छोड़ नहीं पाते हैं, अपने घर को छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन बच्चों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो उस केस में वो अपने घर में अकेले रह जाते हैं, तो अकेलापन से वो बोर होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाए, इसलिए वो ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम जनरेशन गैप की वजह से होती है, आपकी विचारधाराएं नहीं मिलते हैं, बच्चे जैसे बड़े होते हैं उनका लिविंग स्टाइल चेंज हो जाता है, माँ बाप बदलते नहीं है अपने आप को, एक एज के बाद बदलना बहुत मुश्किल भी होता है, एक मेंटालिटी बदलती नहीं है, चेंज हो जाती है, रिजिड हो जाती है, बच्चे चाहते हैं बदलाव हो, तो जब एडजस्टमेंट आपस में विचारों में नहीं हो पाता है तो फिर वो अलग होते हैं शांति से रहने के लिए। डिफिकल्टी टू अकोमोडेट इन हाउस, आराम से आप घर में रह नहीं पा रहे हैं, आप लोगों के साथ अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं, आप लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं या लोग आपकी देखभाल नहीं कर पा रहे, तो उस केस में भी आप ओल्ड एज होम का सहारा लेते हैं। डिसएग्रीमेंट विद रिलेटिव्स, टू बिजी रिलेटिव चीटेड, यानी कि आपके जो है जान पहचान के लोग हैं, आपका झगड़ा हो गया है और आप लोग की आपस में बनती नहीं है, लोगों ने धोखा दिया है आपको, आपके आसपास लोग ट्रस्टवर्दी नहीं है, आपको डर है उनसे, तो उस केस में भी आप ओल्ड एज होम का सहारा लेते हैं। डिसअग्री विद चिल्ड्रेन, बहुत सारे लोगों में जैसे कि हमने ऊपर बात करी है एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है लोगों को, तो इसमें डिसअग्रीमेंट विद चिल्ड्रेन, बच्चों से विचार नहीं मिलते हैं, झगड़ा हो जाता है तो लोग ओल्ड एज होम चले आते हैं। ठीक है। अब्यूज एंड नेग्लेक्टेड बाय फैमिली मेंबर्स परेशान करते हैं और अब्यूज होता है, वायलेंस होता है, उस केस में भी ओल्ड एज होम का जो है ओल्ड एज होम में लोग आ जाते हैं। नो चिल्ड्रेन और सेटल्ड अब्रॉड, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी किसी भी रीजन से उनके बच्चे नहीं होते हैं, मृत्यु हो जाती है, तो वो अकेले पड़ जाते हैं, उन्हें सहारे की जरूरत पड़ती है। बहुत और अब्रॉड की हमने बात 2-3 बार कही है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप जो है अकेले इस वजह से रह रहे हैं क्योंकि उनके बच्चे विदेशों में काम कर रहे हैं, तो उस केस में एल्डरली होम का सहारा लेना पड़ता है। टू डू सोशल वर्क और टू सर्व द अलमाइटी गॉड, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो वॉलंटियरली ओल्ड एज होम में चले जाते हैं कि हम भी वहां रहेंगे, हम भी बुजुर्गों की सहायता करेंगे, अब हमारे पास काम क्या रह गया है, भगवान के दीन धर्म कामों में रहें, अच्छे वक्त जाते जाते हम अच्छे काम करें। तो लोग फैमिली होते हुए भी खुद ही अपनी स्वयं इच्छा से ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। टू लिव इंडिपेंडेंटली, और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अब हमने जो है जिम्मेदारी उठा ली है, अब हमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के बड़ा कर दिया है, अब हम अकेले रहना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इन वजहों से भी ओल्ड एज होम में चले जाते हैं। उसके अलावा जो दूसरे रीजन है लैक ऑफ फैमिली केयर, फैमिली में लोग ठीक से देखभाल नहीं कर रहे हैं, हम पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो लोग ओल्ड एज होम में भेज दिए जाते हैं, चले जाते हैं। इनसफिशिएंट हाउसिंग या फिर लोगों को होता है कि हमारे घर में जगह नहीं है, बुजुर्ग को रखने के लिए जगह कम पड़ रही है, छोटी पड़ रही है, तो ऐसे में एक बुजुर्ग आदमी जो है लोगों की मेंटालिटी के हिसाब से कि जगह घेर रहा है करके, तो लोग ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं। इकोनॉमिक हार्डशिप इन ब्रेकअप ऑफ द जॉइंट फैमिली, जैसे डिपेंडेंट होता है कोई आदमी, है ना, कि अब इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है, लोगों के पास खुद के लिए कमाने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, बीवी बच्चे को पालने के लिए पैसा नहीं हो रहा है, उस समय एक डिपेंडेंट बुजुर्ग आदमी जो काम नहीं कर रहा है और बीमार है और उसका भी अलग खर्चा, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि जो है माँ बाप को छोड़ आते हैं एल्डरली होम में। और जैसे जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं लोग, तो हिस्सा बांट हो जाता है कि माँ इसके साथ रहेगी, पापा इसके साथ रहेंगे, उस केस में लोग क्या करते हैं कि अलग अलग होने से अच्छा है जाके ओल्ड एज होम में रह लो। तो ये सारे रीजंस भी हैं। मैनी रिपोर्ट्स हैव पॉइंटेड आउट द मिसबिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन आर मोस्ट कॉमन फैक्टर फॉर रिसाइडिंग इन ओल्ड एज होम। ये एक बहुत बड़ा रीजन है आज के टाइम में, जो कल्चरल वैल्यूज, जो मॉरल वैल्यूज, जो सेंटिमेंटल वैल्यूज जो हम छोड़ रहे हैं अपने बुजुर्गों को लेके, हम जो है आजकल बहुत ही नेग्लेक्टिंग एटीट्यूड है लोगों का और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड नहीं है। लोग ये भूल जाते हैं कि जो हम लोगों के साथ करते हैं वही हमारे साथ होगा। जनरेशन गैप की वजह से लोगों में, बच्चों में डिसएग्रीमेंट होता है, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो ये सारे रीजंस की वजह से जो मिसबिहेव, बदतमीजी बड़े लोग नहीं झेल पाते हैं, तो उस केस में जो है ये कहीं ना कहीं एक मेजर रीजन पाया गया है एल्डरली होम्स का जो है यूज का, या एल्डरली होम्स में लोगों को जाने के लिए, बुजुर्गों को उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसकी मदद लेने के लिए। ठीक है। सर्विसेज प्रोवाइडेड इन ओल्ड एज होम,
ओल्ड एज होम में क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड होती हैं? अकोमोडेशन यानी रहना। अकोमोडेशन में आपको खाना मिलेगा, बैलेंस डाइट मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेगा, न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए। मील्स ऑन व्हील सर्विस, मील्स ऑन व्हील्स यानी कि बहुत से लोग हैं जो बिस्तर पे हैं और मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, तो उनको जाके खिलाया जाता है, उनको जाके देखभाल करी जाती है, उनको नहलाया धुलाया जाता है। रेगुलर मॉनिटरिंग बाय डाइटिशियन, यानी कि जो बुजुर्ग हैं जिनका पेट खराब है, क्योंकि एक एज के बाद आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग नहीं रह जाता है, तो उनके लिए अलग आहार बनता है और टाइम टू टाइम जो है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग होती है, किसको किस तरीके का आहार देना है। कोई डायबिटिक है, किसी को कोलेस्ट्रॉल है, किसी को हार्ट की समस्या है, तो उस केस में आपको डाइटिशियन के जो है उनकी रेगुलर मॉनिटरिंग करता है, उनकी एक डाइट चार्ट बनाते हैं। हाउसिंग फॉर क्लीनिंग एंड हाइजीनिक एनवायरनमेंट, बहुत यहाँ पर साफ सफाई की सुविधा रहती है, साफ सफाई प्रोवाइड कराई जाती है। डेली लिविंग एक्टिविटीज जैसे कि मेडिटेशन है, योगा है, एक्सरसाइज है, आउटडोर गेम्स है, चेस है, ताश खेलना है, कार्ड्स खेलना है, बुक्स पढ़ना है, पूजा पाठ करना, ये सारी चीज़ें जो है अकोमोडेशन में होती हैं, प्रोवाइड कराई जाती हैं, एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, ताकि लोग डिप्रेशन में ना रहें, बिजी रहें, काम करते रहें। मेडिकल एंड फिजिकल केयर, क्या क्या मेडिकल केयर प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज, आपको हॉस्पिटल फैसिलिटी मिलती है, नर्सिंग फैसिलिटी मिलती है, डॉक्टर्स मिलते हैं, दवाइयाँ मिलती हैं। एडिक्वेट ऑप्टिक एंड डेंटल केयर, आंखों की दांतों की समस्याओं के लिए जो है आपको सुविधा मिलती है। फिजियोथेरेपी यानी कि एक्सरसाइज कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट रखा जाता है। क्लिनिकल लैब सर्विसेज, आपके लिए क्लिनिक होती है, छोटी मोटी सर्दी जुकाम खांसी बुखार के लिए जो है आपको सब सुविधाएं मिलती हैं। डॉक्टर होता है ओल्ड एज होम में, नर्सिंग केयर होती है। मोबाइल केयर फॉर बेड रिडन इनमेट्स, मोबाइल केयर यानी कि व्हील चेयर्स वगैरह रखी जाती हैं, ताकि जो बेड रिडन पेशेंट हैं जो अपने आप से मूवमेंट नहीं कर सकते, उनको आप व्हील चेयर्स पे बिठाकर जो है उन्हें आप मूवमेंट करा सकते हैं। पीरियोडिक हेल्थ चेकअप फॉर इनमेट्स, यानी कि जो रह रहे हैं तो उनका एक टाइम से चेकअप होना, टाइम से उनका हेल्थ चेकअप होना, कि किसी तरीके की अगर कमी है या ज़्यादा है तो उन्हें हम देखभाल बेटर प्रोवाइड करा सकते हैं। मेडिकल इक्विपमेंट लाइक फर्स्ट एड किट्स की जो ज़रूरत, फर्स्ट एड किट वहाँ पर होनी चाहिए। एम्बुलेंस की सुविधा होनी चाहिए, अगर किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उस केस में हम इमीडिएटली एक्शन ले सकें। नर्सिंग स्टाफ आर प्रोवाइडेड एडिशनल केयर to the bedridden, attention to the cleanliness of the toilet and bathroom, and helping disability, also adding in some paid old age homes। तो ये जो नर्सिंग फैसिलिटीज जो होती है ऐसे लोगों को प्रोवाइड कराना जो कि अपने आप से उठ नहीं सकते, साफ सफाई, टॉयलेट साफ रखना, बाथरूम साफ रखना, और जो लोग खुद से उठ नहीं सकते, डिसेबल्ड हैं, हैंडीकैप्ड हैं, उनकी मदद करना। ऐसे में जो बहुत सारे नर्सिंग होम्स होते हैं यहाँ पर पेड सुविधाएं होती हैं, ताकि पे करके जो है ऐसे लोगों की मदद करी जा सके। रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़, रिक्रिएशनल यानी कि उनके लिए एनवायरनमेंट बेटर बनाने के लिए, हेल्दी बनाने के लिए, ताकि वो मेंटली जो है हैप्पी रहें, फिजिकली हैप्पी रहें, स्ट्रेस फ्री रहें, जिसमें लाइब्रेरी, ताकि वो बिजी रहें और जो है उनका स्पिरिचुअल डायमेंशन अच्छा रहे, सोशल डायमेंशन अच्छा रहे, तो उनके लिए लाइब्रेरीज खुलवाई जाती हैं जिसमें स्पिरिचुअल बुक्स और आध्यात्मिक किताबें रखाई जाती हैं, न्यूज़पेपर्स या फिर एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं। रेडियो, टेलीविज़न, योगा, इंडोर गेम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया इंडोर गेम्स में चेस आ जाता है, कार्ड्स आ जाते हैं और बैडमिंटन्स आ जाते हैं। ओपन ग्राउंड फैसिलिटी फॉर एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एंड पीस ऑफ माइंड, जिसमें मेडिटेशन फैसिलिटीज आ जाती है, म्यूजिक थेरेपी आ जाती है, लोग जिनको गाना आता है वो गाना बजाते हैं, गाते हैं, आपस में अंताक्षरी खेलते हैं। फेस्टिवल सेलिब्रेशन, ऐसे लोगों के लिए एंटरटेनमेंट के लिए होली, दीपावली, ये सब जो है फेस्टिविटीज़ मनाई जाती है, ताकि छोटी मोटी एक्टिविटीज़ से ओल्ड एज होम में लोग एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें और अच्छे से रह सकें। ठीक है, साथ में बैठकर खाना खाना, साथ में पढ़ाई करना और जो है फेस्टिवल्स मनाना, एक्सरसाइज करना, टीवी देखना, चेस खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, ये सारी चीज़ें जो हैं फैसिलिटी प्रोवाइड कर जाती है। उसके अलावा इनकम जनरेशन और वोकेशनल सर्विसेज, बहुत सारे ओल्ड एज होम ऐसे होते हैं जहाँ पर बुजुर्ग जो लोग हैं जिनको कुछ ना कुछ काम आता है, तो उन्हीं के थ्रू कुछ ना कुछ जो है एंटरप्रेन्योरशिप टाइप, या फिर ओल्ड एज होम में उसी में कुछ तरीके की ऐसी संस्थाएं होती हैं जिसमें जैसे समझ लीजिए कि किसी को पापड़ बनाना आता है, किसी को अचार बनाना आता है, किसी को कढ़ाई बुनाई सिलाई आती है, तो उस हिसाब से लोग अपने ओल्ड एज होम में चीज़ें बनवाते हैं, उन्हें बेचते हैं और उसी कमाई से ओल्ड एज होम को मदद मिलती है, एड मिलती है। ठीक है,
जनरल सर्विसेज जिसमें लेजर टाइम एक्टिविटीज आ जाते हैं, मेडिटेशन, एजुकेशन, वर्शिप एक्टिविटीज, पूजा पाठ, एनकरेज टू रीड रिलीजियस टेक्स्ट, रिलीजियस जैसे गीता वगैरह पढ़ना, रिलीजियस बुक्स पढ़ना, एनकरेज टू पार्टिसिपेटिंग इन कॉमन प्रेयर्स, पूजा पाठ में जो है पार्टिसिपेट कर पाना, स्पेंडिंग टाइम विद इनमेट्स, आपस में एक दूसरे के साथ बैठना, दूध दर बांटना, अपनी लाइफ के किस्से शेयर करना, नेसेसरी अरेंजमेंट फॉर क्रीमेटिंग और बरिंग अनअटैच्ड पर्सन अपॉन देयर डेथ। बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग लोग होते हैं जिसकी हमने बात करी कि इनके जानने में कोई नहीं होता है, या अकेले होते हैं, फैमिली में कोई बंदा नहीं होता है, तो ऐसी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करा जाती हैं कि जब इनकी डेथ हो जाए तो इनको इज्जत के साथ जो है इनका जो है अंतिम संस्कार किया जाए। ये सारी फैसिलिटी भी ओल्ड एज होम में होती है। नीड फॉर इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल केयर ऑफ एल्डरली इन इंडिया, क्यों जरूरत आ पड़ती है ना, इसकी हम वैसे बात कर चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। लैक ऑफ केयर ऑफ फैमिली मेंबर्स, डू नॉट हैव फैमिली और फ्रेंड्स, अनेबल टू केयर प्रॉपर केयर, अपनी देखभाल खुद नहीं कर पाते हैं, फैमिली और फ्रेंड्स नहीं होते हैं, सेंस ऑफ इनएबिलिटी टू एडजस्ट, आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, बीमार होते हैं, या फिर अपने स्पाउस की मदद डेथ हो गई होती है, यानी कि हस्बैंड की डेथ हो गई है या वाइफ की डेथ हो गई, तो अकेलेपन की वजह से भी एल्डरली होम्स में जाते हैं। द मॉडर्न सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम मेक ओल्ड एज सीरियस सोशल प्रॉब्लम, आजकल अर्बनाइजेशन है, जैसे कि हमने बात करी कि घर में लोग बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने के लिए कोई है नहीं, क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, सब लोग बिजी हैं, सब लोग फ़ोन में व्यस्त हैं, आपस में बातचीत नहीं कर रहे हैं, बस जो बच्चे हैं वो अपने दादा दादी की वैल्यूज़ भूल गए हैं, उनके पास टाइम नहीं बिताते हैं, माँ बाप के पास टाइम नहीं है क्योंकि वो कमाने में व्यस्त हैं, प्रोवाइड करने में व्यस्त हैं। ऐसे में बिजीनेस की वजह से जो होते हैं, जो वैल्यूज़ जो चेंज हो रही हैं, उसकी वजह से भी ओल्ड एज होम्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्लान एंड सुपरपोज एक्टिविटीज कंस्ट्रक्टिवली एंगेज, देयर कैपेसिटी मस्ट बी ऑर्गेनाइज। Elderlies are not in the position to identify their needs, makes the institution in delivering their services. बहुत सारे इंस्टीट्यूशन केयर्स होते हैं जो इस तरीके से, जैसे कि अभी तक हमने बात करी है कि उनको जो है बहुत सारे एल्डरलीज होते हैं जो डिपेंडेंट होते हैं, वो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो है उनकी देखभाल करते हैं। ठीक है। इट इज ऑब्जर्व दैट द ओल्ड एज केयर इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द फॉलोइंग फंक्शन इन देयर एफर्ट टू गिव केयर टू देयर एल्डरलीज। इसमें क्या क्या है, प्रॉपर डाइट है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें हमें इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड करता है अच्छी एक एल्डरली केयर देने के लिए, प्रॉपर डाइट, एक्सरसाइज, हेल्थ चेकअप, रेगुलर मेडिटेशन, प्रेयर, जिसकी हम बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, अब जैसे ओल्ड एज होम के फायदे तो हैं ही हैं, तो नुकसान भी हैं। अकेलापन होता है, अकेलापन सताता है, आइसोलेशन होता है। फियर ऑफ नर्सिंग होम एज इफ इट इज नोन टू बी प्रायर स्टेप टू दैट, बहुत सारे लोग जो हैं ओल्ड एज होम में जाने से डरते हैं, क्योंकि लोगों का दिमाग में होता है कि ओल्ड एज होम आखिरी वो स्टेप है, मतलब मरने से पहले लोग ओल्ड एज होम में जाते हैं, या जैसे कि आपने सुना होगा कि लोग अपने आखिरी दिन काटने के लिए बनारस चले जाते हैं, तो ये एक मरने से पहले का स्टेप, तो लोगों को डर भी लगता है, तो लोग एडजस्ट नहीं हो पाते हैं। डिफिकल्टी इन एडजस्टमेंट विद न्यू इनमेट्स, आप अचानक से नए लोगों के बीच में जाके रहना पड़ता है, तो आप अभी तक आप अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ रह रहे थे, अब आपको सडनली नए लोगों के बीच में रख दिया जाता है, आपको उनके बीच में एडजस्टमेंट करना होता है। जो ओल्ड एज होती है वो इतनी एडजस्टिंग एज नहीं होती है। लैक ऑफ पर्सनल केयर ऑफ फैमिली मेम्बर्स, लोग जो है लैक ऑफ पर्सनल केयर, ओल्ड एज होम में जो है आपको नए लोग मिलते हैं, आपको वो केयर, वो कंसर्न नहीं मिल पाता है जो एक फैमिली मेम्बर्स जो है आपकी कर सकता है। फिजिकल एंड मेंटल डिसऑर्डर, बहुत सारे लोगों को अकेलेपन की वजह से ओल्ड एज होम में भी जो है फिजिकल और मेंटल, मतलब आप फैमिली मेंबर्स अपने लोगों के बीच में जितना खुश और जितना लंबा जी पाते हैं, उतना आप ओल्ड एज होम में आप महसूस अच्छा महसूस नहीं करते हैं। अनेबल टू कीप इन टच विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, ओल्ड एज होम में सडनली नए लोग आ जाते हैं, तो आपके फैमिली मेंबर्स ये सब जो हैं आपसे दूर हो जाते हैं। डू नॉट इवन हैव इंडिपेंडेंस टू डू देयर ओन वर्क, और एल्डरली होम्स में है एक नियम कानून होता है, फ्रीडम नहीं होता है, तो इन सारी चीज़ों की भी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, तो वैसे अगर मैं बात करूं तो एल्डरली जो होम्स होते हैं वो नहीं होने चाहिए, लेकिन नहीं हैं तो कहीं ना कहीं हमारी कल्चरल मॉरल वैल्यूज़ में, सेंटिमेंटल वैल्यूज़ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, इसीलिए ओल्ड एज होम्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो अपने बुजुर्गों की जो है देखभाल करनी चाहिए। देखिए, आप भी कहीं ना कहीं इसी एज में आएंगे, कहीं ना कहीं आप भी इन प्रॉब्लम से गुजरेंगे, और आपको भी इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, और प्रकृति का नियम है, आप जो जैसा करते हैं आप वैसा बढ़ते हैं। अगर आप अपने बुजुर्गों को अपनी ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं इस तरीके से,
तो कहीं ना कहीं आप भी इस बात के लिए तैयार रहें कि आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। तो अपने बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए, अपने बच्चों को इज्जत करना सिखाना चाहिए और मिल के रहना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक आप पहुँचे हैं वहाँ पर पहुँचने में, आप पहुँचाने में उनका हाथ है। तो जब आप वहाँ पर पहुँच गए हैं तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है आप अपने माँ बाप की देखभाल करें। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।